जय हिंद साथियों। आज के खास कार्यक्रम स्टार कलाकार में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो खुद तो एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं ही, लेकिन उन्होंने अन्य प्रतिभाओं को भी सामने लाने का काम किया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। आइए आपको मिलवाते हैं कृष्ण कुमार गर्ग जी से। कृष्ण कुमार गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो सर, इसकी शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, बहुत तो मैं आपको इसमें कोई निश्चित तारीख तो बता नहीं सकता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मुझे संगीत से एक विशेष लगाव रहा और मैं इसको ईश्वरीय अनुकंपा ही मानता हूँ। उस ज़माने में रेडियो हुआ करते थे और मैं सड़क पे खड़े होकर के जहाँ भी कोई गाना अच्छा बज रहा होता था और रेडियो पे वो गाना सुना करता था और उसको गलियों में घूम घूम के बच्चों के साथ गाता फिरता था। फिर मैंने अपने पिताजी से जिद की तो हमारे घर में एक रेडियो आया हिज मास्टर वॉइस का, जिसमें हम गाने सुना करते थे। उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर से मुझे प्यार हुआ और ट्रांजिस्टर मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गया, क्योंकि उसके अंदर गाने आते थे और वैरायटी आती थी। और ट्रांजिस्टर आज भी मैं सुनता हूँ। मेरे पास 2 ट्रांजिस्टर हैं और जब भी मुझे समय मिलता है ट्रांजिस्टर मेरा हमेशा चलता ही रहता है। तो सर, ये बांसुरी बजानी आपने कहाँ से सीखी, या इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मुझे भी बांसुरी सीखनी चाहिए? इसके बारे में भी ये कहूँगा मैं कि ईश्वर का ही ये मेरे ऊपर वरदान है। एक सुखद संयोग इस बात को आप कह सकते हैं कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो मेरे दादाजी ने मेरा नाम कृष्ण रख दिया, कृष्ण कुमार गर्ग। उसके बाद मुझे लगा, अंदर से ही प्रेरणा आई कि मुझे बांसुरी बजानी चाहिए। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर में, तब मैं एमए अंग्रेजी कर रहा था। उसी समय मेरा बैंक में चयन हो गया और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैंने ज्वाइन कर लिया गाज़ियाबाद में। वहाँ एक हमारे गुरुजी हुआ करते थे, आर्या साहब। वो रेलवे में ऑफिसर थे। वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और उन्होंने मुझे इसकी बारीकियाँ वहाँ बताई और तब से यह सफ़र निरंतर जारी है और बहुत सारे बच्चे इसे प्रेरणा लेकर के बांसुरी सीख रहे हैं और सीख करके जा चुके हैं। इसके अलावा सर, और आपके क्या क्या शौक़ हैं? मेरा शौक़ बहुत मीठा संगीत सुनना, पुराने गाने सुनना, तबला बजाना भी मेरा शौक़ है, गुनगुनाना भी मेरा शौक़ है और हारमोनियम और कैसियो बजाना भी मेरा शौक़ है। और इसके साथ ही एक्टिंग भी हमारे बच्चे कर रहे हैं, जिसमें हमने थिएटर फेस्टिवल भी किए सहारनपुर में और हमारे बहुत सारे बच्चों का चयन बीएनए और एनएसडी वगैरह में हुआ है। अभी भी हमारे 5-6 बच्चों का चयन इसमें हुआ है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सहारनपुर जैसे छोटे शहर में रह कर के मुझे नहीं समझ आता कि इससे ज़्यादा हम कुछ बच्चों को दे सकते हैं। तो सर, इसमें अपने जीवन का कोई अनुभव जो आपको हमेशा याद आता हो? मेरे जीवन का इसमें बहुत अनुभव रहे। अंदर से एक जिज्ञासा रही कि कुछ किया जाए जीवन में। पहले कहीं शो होता था तो हम बाहर चले जाया करते थे देखने के लिए। तो हमारे एक मित्र थे रविंद्र जैन साहब, मुझसे बड़े थे, वो सीनियर थे, लेकिन जीनियस थे। उनके ऊपर माँ शारदे की कृपा थी और बहुत मुश्किल गानों को वो इतनी आसानी से तबला बजा करके गाते थे कि बड़े बड़े संगीतज्ञ उनके आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि गर्ग भैया, हम बाहर जाते हैं शो देखने के लिए, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमारा शो देखने सहारनपुर में आएँ। तब हमने संस्था का निर्माण किया मार्च 1990 होली के अवसर पर।
जिसका नाम मानसी रखा गया। मानसी मतलब मनसी, सबके मन को भाने वाली। और दुर्भाग्यपूर्ण एक ये संयोग रहा कि 1990 में मानसी का गठन हुआ और 1991 में हमारे बड़े भाई मानसी के संस्थापक रविंद्र जैन साहब का देहावसान हो गया। उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई और तब से निरंतर ये सफ़र जारी है। तो सर मानसी में आप क्या क्या कार्य करते हैं और कितने बच्चों को आप इसमें म्यूज़िक की शिक्षा आप देते हैं इसमें? हमने जितने हमारे भारतीय पर्व हैं बहुत उनको सेलिब्रेट किया। अब तो मोबाइल पे हर चीज़ मिल जाती है, टेलीविज़न में बहुत कुछ है। जब ये सब कुछ नहीं होता था, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, कोई ऐसा पर्व नहीं था जिसको हम नहीं मनाते थे। संगीत का उसको एक रूप देते थे हम लोग। और हमारे यहाँ बहुत बच्चे आए, जैसे आज रूपाली जग्गा पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सहारनपुर का नाम रोशन कर रही हैं। वो बिटिया हमारी शहर की, हमारे यहाँ वो फ़्रॉक पहन के आई थी। मैं समझता हूँ कि उस समय वो 5वीं या 6ठी क्लास में रही होगी। उसके पापा जी आए थे और उसने हमारे यहाँ बहुत काम किया। बच्ची ने लगन थी उसको आगे जाने की और वो आगे निकली बच्ची। वन्या नरोला, धारणा पावा, शशि जोशी एक बिटिया थी, बहुत अच्छा गाती थी, जो बिहार में जाकर के गायब हो गई बच्ची। उसका ये नहीं पता लगा आज तक वो गई कहाँ बच्ची। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से इस तरह से काम करके गए और हमें खुशी है कि वो पार्श्व गायन भी कर रहे हैं और स्टेज शो भी कर रहे हैं और उन्होंने संगीत को ही अपना एक जीवन का आधार बना लिया। तो सर कोई ख़ास ऐसा स्टूडेंट जिससे आपका बहुत अच्छा खासा लगाव रहा हो या वो बहुत आगे तक गया हो जो आपको हमेशा याद आता हो? इस बारे में तो मैं कहूँगा कि रूपाली जग्गा बहुत आई हमारे यहाँ। उसने बहुत गाया और मेरा उससे लगाव भी है। और जिस दिन उसका मुंबई में फिल्म सिटी में रिलायंस स्टूडियो में जिसका फाइनल शो था, जिस दिन मैं उस दिन वहाँ उपस्थित था। मैं और मेरी छोटी बिटिया हम दोनों वहाँ थे और करीब 12 घंटे तक हम लोग वहाँ रहे जिस दिन उसका शो था। और बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे और हमें बड़ी खुशी है कि वो बच्ची बहुत आगे जा रही है। प्रभु से प्रार्थना है कि वो बहुत अपने शहर का और इस प्रकार से संगीत की सेवा करती रहे। और उसके अलावा भी संगीत की बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का इसके माध्यम से सौभाग्य मिला। मैं तो एक साधारण सा बैंक का कर्मचारी रहा, लेकिन संगीत को मैंने जितना दिया उससे कई 100 गुना लौटा करके इसने मुझे दिया। इसने मुझे बहुत मान सम्मान, यश, कीर्ति, मन की शांति, सबसे बड़ी बात इसने मुझे वो दी। और अभी मैं रिटायर्ड लाइफ अपनी जी रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि मेरा समय कैसे निकल जाता है इस संगीत के माध्यम से। अभी भी इतने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जो गायन भी कर रहे हैं, बांसुरी भी सीख रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा घर सुबह से लेकर शाम तक बच्चों से भरा रहता है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है और बहुत शांति भी है मेरे मन में कि मेरे घर में कलाकार बच्चे आते रहते हैं। और मेरे पिताजी कहा करते थे वो घर बहुत भाग्यवान होता है जिसमें दिन रात कलाकार या मिलने वाले आते रहते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो सर जैसा कि आपकी बांसुरी पे बहुत अच्छी पकड़ है और आपका नाम भी कृष्ण कुमार गर्ग है, तो सर हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा एक बार बांसुरी ज़रूर बजा के दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात का बिल्कुल पालन करूँगा। और इसके साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला, नौशाद साहब सहारनपुर में आए, आईटीसी में
संगीत के माध्यम से ही उसमें उनसे मिलने का अवसर मिला और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पास बैठ जाऊं। मेरे पास वो चित्र आज भी है, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ। ये धन्यवाद। इसी संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई साहब यहाँ लीडिंग आर्किटेक्ट थे, तो मुझे ये शौक़ रहा कि बचपन से ही कि मेरे घर में कोई ऐसी जगह हो जिसमें 100-50 लोग बैठ जाएं और हम छोटे मोटे कार्यक्रम करते रहें। मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप एक हॉल बना के दो घर में। पिताजी ने कभी हमारे मना नहीं किया, उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्होंने कहा तू हॉल बना के क्या करेगा, एक फ्लैट बना देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा घर के लिए। तब मैंने कहा नहीं, हॉल ही बना के दो। तब उन्होंने हमारी छत पे 15x40 का एक हॉल का निर्माण किया, जो हमारे मानसी संस्था की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। आजकल उसमें इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी चली। करीब 10 साल तक छिब्बर साहब, स्वर्गीय, मैं बहुत आदर सम्मान के साथ उनका नाम लूँगा, प्रोफेसर स्वर्गीय डॉक्टर योगेश छिब्बर साहब, जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी सम्यक के नाम से, और उसमें सैकड़ों बच्चे अंग्रेज़ी सीख करके और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करके यहाँ से गए। वहीं पर हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे जिसमें करीब 100 लोग आ जाया करते थे उस हॉल में। और आज भी उसकी बागडोर योगेश पवार जी, जो BNA से पास आउट हैं और ITC में जॉब करते हैं, उन्होंने थिएटर की कमान संभाली हुई है और करीब 40 या 50 लोगों की टीम हमारी थिएटर की है जो उनसे जुड़े हुए हैं और लगातार निरंतर गतिशील होकर के वो काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे BNA में, SNA में, NSD में दूर दूर तक उनका चयन हुआ और वो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, स्कॉलरशिप ली और 2-2 साल के कोर्स भी किए और कुछ बच्चे हमारे जाने वाले भी हैं यहाँ से। तो ये सिलसिला जारी है और ये हॉल हमारा, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया, हमारी संस्था की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है जो ये काम हमारा चल रहा है। और मैं और बता दूं, मैं पिछले साल 2 साल से मुन्नालाल कॉलेज में अपनी बच्चियों को प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, उसके अंतर्गत मेरे अंदर भावना उठी और वहाँ करीब 20-25 लड़कियों को मैंने 2 साल तक बांसुरी की शिक्षा दी और आज भी वहाँ मैं उन बच्चियों को वहाँ शिक्षा दे रहा हूँ बांसुरी बजाने की निःशुल्क। मेरे अंदर ये भावना ऊपर वाला ही देता है कि कहीं ना कहीं मैं समाज के किसी काम आ सकूं, जो भी मेरे पास है मैं उसको दे सकूं। तो सर, जैसा कि पुराने दौर का एक म्यूज़िक हुआ करता था, जो गाने हुआ करते थे, और एक आज के दौर का जो म्यूज़िक है, आज के दौर के जो गाने हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक नज़रिए का सवाल है, वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मुझे तो पुराने गाने ही पसंद हैं क्योंकि उनके पीछे बहुत मेहनत होती थी, उनके शब्द, उनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे। बड़े अच्छे शायर उस समय, उस ज़माने में हुआ करते थे और संगीतकार बहुत बढ़िया हुआ करते थे और इसीलिए 60-70 साल भी वो गाने आज भी उतने ही जीवंत हैं जितने उस समय थे। आजकल के गाने आते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो गाने भी बहुत अच्छे हैं, हमारी नई पीढ़ी उनको सुन रही है,
लेकिन मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो वो गाने उनके लाइव कुछ नहीं है। जब तक फिल्म रहती है या कोई नई एल्बम अगर आई तो 2-4 महीने ही वो गाने हमारी ज़ुबान पर रहते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ना उनमें लिरिक्स है, ना उनमें म्यूज़िक है, और ना ही उनमें बहुत मधुरता है, ना ही उनमें धुन है। तो सर बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी है हमारी? मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि संगीत से प्यार करो। मेडिकल साइंस में और ये रिसर्च में भी ये साबित हो चुका है कि संगीत से बड़ी थेरेपी कोई नहीं है मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। पौधों पे ये रिसर्च की गई और जिन पौधों के बीच में मीठा संगीत बजाया गया उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, बहुत जल्दी हुई। बच्चे पुराने गाने सुने। मैं अपने बच्चों से, जो बच्चे यहाँ संगीत की शिक्षा ले रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, उनको यही कहता हूँ कि अपने पास ट्रांजिस्टर आप ज़रूर रखें। उसमें वैरायटी मिलेगी आपको, पुराने गाने मिलेंगे आपको, हर चीज़ मिलेगी। मेरे दोस्त मेरे प्यार को जानते हैं। पिछले दिनों देहरादून में मेरे एक मित्र हैं पंकज गुप्ता, उन्होंने मुझे एक पार्सल मेरे घर पे आया। जब मैंने खोला तो उसमें से फ़िलिप्स का कारवां निकला, जो आपके सामने अभी रखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें करीब 6000 गाने हैं। मेरे शौक़ को वो जानते हैं। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि अपने पुराना संगीत बहुत अमीर है, बहुत उसकी गरिमा है, देश विदेश में उसका नाम है। और पुराने गाने सुने, उसके ऊपर काम करें, अभ्यास करें और संगीत का आनंद लें। धन्यवाद आपका। तो साथियों, ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार गर्ग जी, जिन्होंने 70 की उम्र में भी अपने अंदर के कलाकार को जीवित रखा हुआ है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।